नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। उनकी ये यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान भारत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर जोर देगा। ऑस्ट्रेलिया में महासागर और हिंद प्रशांत विजन एक अहम मुद्दा रहेगा। यह दौरा भू राजनीतिक तौर पर अहम होगा। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष पीएम अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मोस्टेनेसी से भी मुलाकात करेंगे। पीएम की इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे, जहां वो दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय प्रवासी समुदाय की एक विशाल सभा में भी शामिल होंगे। इंडोनेशिया में आज पीएम मोदी ने योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। लगभग 1000 साल पुराना ये पूरा परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को समर्पित है। परिसर के केंद्र में स्थित मुख्य शिव मंदिर सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित है। मंदिर के पत्थरों की दीवारों पर रामायण और कृष्ण लीला की कहानियों को बेहद खूबसूरती और बारीकी से उकेरा गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करने का फैसला किया है। इस परियोजना पर काम करने के लिए मंगलवार को दोनों देशों ने आशय पत्र का आदान प्रदान किया। मंदिर की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों को दर्शाती हुई सुंदर और बारीक नक्काशी देखते ही बनती है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। सदियों के भूकंप, प्राकृतिक क्षरण और समय के प्रभाव ने इन धरोहरों पर अपना असर छोड़ा है। भारत इंडोनेशिया इसके संरक्षण के लिए एक संयुक्त पहल लॉन्च की। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त रूप से किया। मंदिर परिसर का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने विशेष वक्तव्य दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में इस मंदिर में आना और उनके पुनर्निर्माण में भागीदार बनना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। पीएम मोदी ने इसे सुखद पल बताया और 1200 साल की विरासत को संभाल के रखने के लिए स्थानीय लोगों और शासकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व किया। उन्होंने कहा कि ये वर्षों पुराना मंदिर भारत के साथ पुराने संबंधों की याद दिलाता है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि पीएम मोदी की इस यात्रा से मित्रता और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने प्रम्बानन मंदिर परिसर को महत्वपूर्ण बताते हुए उकेरी गई रामायण की कलाकृति का भी जिक्र किया। ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचने से पहले पीएम ने सोशल मीडिया पर प्रम्बानन मंदिर परिसर के विहंगम दृश्य साझा किए। प्रम्बानन मंदिर संरक्षण के लिए संयुक्त पहल की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के अगले चरण में कुवैत पहुंचे। कुवैत के उप विदेश मंत्री हमद सुलेमान मशान अल मशान ने किया उनका स्वागत। विदेश मंत्री अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होना चाहिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें कुछ आ रही हैं, आपको दिखाते हैं।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर, जिसमें पहला पड़ाव इंडोनेशिया का है और इंडोनेशिया में 3 दिनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा, और उसके बाद अब अगले पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रबंधन मंदिर का दौरा किया है, वहां पर पूजन अर्चन किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज तीसरा दिन। कई मायनों में बेहद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सफल, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है, और प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया से रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और भी किस तरह से मजबूत की जा सकती है, इस पर जोर रहेगा। इंडोनेशिया का दौरा संपन्न करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जब पहुंचेंगे तो इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा, साथ ही साथ व्यापार, निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, खेल हो या फिर जनसंपर्क, ये वैसे तमाम क्षेत्र हैं जिन पर विचार विमर्श होगा। इस दौरान भारत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर भी अपनी तरफ से जोर देगा, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इंडोनेशिया का दौरा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। रक्षा, व्यापार और निवेश ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र जिस पर ऑस्ट्रेलिया में मंथन, हिंद प्रशांत सहयोग एक प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में महासागर और हिंद प्रशांत विजन एक अहम मुद्दा रहने वाला है। आपको बताएं इसके साथ साथ कि ये दौरा भू राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया से आ रही हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे को संपन्न करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 2 क्वाड साझेदारों के बीच संबंधों को और भी मजबूत करने पर जोर रहेगा, और हिंद प्रशांत में एक बड़ी भूमिका ये दोनों ही क्वाड देश निभा रहे हैं। साथ ही साथ लोग और देशों की अगर हम बात करें, या फिर खास तौर पर छोटे छोटे जो आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनके लिए एक नए मौके की तलाश और खुशहाली किस तरह से और भी प्रगाढ़ की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, इस पर खास तौर पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर यहाँ पर चर्चा होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोसिनेसी पीएम मोदी से मिलने के लिए मेलबर्न पहुंचने वाली हैं। आपको बता दें कि हमारे आपसी जो संबंध हैं वो इन रिश्तों की परिपक्वता को साफ तौर पर दर्शाता है। तो कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा, जिसमें प्रौद्योगिकी की बात की जाए, रक्षा सुरक्षा की बात की जाए, मोबिलिटी की बात की जाए, कई सारे से अहम क्षेत्र हैं जिनमें भारत और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से अपने रिश्तों को और भी प्रगाढ़ कर सकता है। तो तस्वीरें आपके साथ हम कर रहे थे साझा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के इंडोनेशिया के सफल दौरे के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं एक्सप्रेस 100 का। और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झांसी और लखनऊ में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई झांसी की गरौठा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति व अवैध कमाई की जांच के तहत की गई। पीएम मोदी ने 100 पर सुभाषितम श्लोक के माध्यम से धैर्य की शक्ति पर जोर दिया और कहा कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। इससे कठिन चुनौतियों के बीच भी देश को एकजुट रहने के साथ ही प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भारत केरलम के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सहयोग को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से बैठक में शामिल होंगे।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 4 स्तंभों पर आधारित है: अनुकूलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। ब्रिक्स महिला नेतृत्व वाले विकास को इन सभी आयामों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इससे पहले कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि साझेदारी को मजबूत करने, विचारों का आदान प्रदान करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए। असम के गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुख की 2 दिवसीय बैठक का समापन गुवाहाटी घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ। सभी सदस्य देशों ने नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि नशे की मांग को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को नशे के खतरे से बचाने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और जन केंद्रित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। नर्मदा नदी से जुड़ी सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण और लंबित भुगतान को लेकर 4 राज्यों के बीच दशकों से चला रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के तहत लंबित भुगतान के अंतिम निपटारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को अब 10 टीएमसी पानी मिलेगा, क्योंकि गुजरात नर्मदा तापी डायवर्जन के जरिए 5 टीएमसी और उकाई परियोजना से 5 टीएमसी पानी देने पर सहमत हो गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार से जारी आतंकवाद विरोधी अभियान के 5वें दिन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जाकिर गनई को मार गिराया गया। उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के पात्र शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट भी जाएंगे और चित्रकूट इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राम मंदिर दान घोटाला मामले में आज अयोध्या की पुलिस उन 3 आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिनकी निशानदेही से अहम सुराग मिल सकते हैं। कल तीनों आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को एंटी करप्शन कोर्ट ने 1 दिन की कस्टडी रिमांड दी। पुलिस ने कोर्ट से मांग की थी कि इन तीनों आरोपियों की रिमांड 1 हफ्ते के लिए मिले, ताकि इनसे पूछताछ के बाद चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण को लेकर उठे विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में चंपत राय ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और भरोसा दिलाया कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो अपने ऊपर लगाए गए हर आरोप का क्रमवार जवाब देंगे। चंपत राय ने पत्र में राम भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सत्य अंततः सबके सामने आएगा और अंतिम जांच के बाद सभी सवालों का उत्तर दिया जाएगा। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनकी गोपनीय बैठक हुई। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर चलाए गए झूठे राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। वीप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर कहा कि विपक्षी दलों ने दान की गई बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी का झूठा और सुनियोजित राजनीतिक दुष्प्रचार किया, जबकि सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं और ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा चुकी है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में आज झमाझम बारिश हुई। राजस्थान, यूपी, हरियाणा के कुछ इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश देखी गई। मुंबई मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए महाराष्ट्र के मौसम का अनुमान जारी किया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए पालघर, नासिक घाट, रायगढ़, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती और वर्धा में येलो अलर्ट और पुणे घाट, सतारा घाट इलाकों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश के बीच आज भी स्कूल कॉलेज बंद, लोकल ट्रेनें देरी से चली। वहीं संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की और केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थान किए बंद। केरलम के वायनाड में भूस्खलन की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 से ज्यादा लोग लापता हैं। केरलम के कल्लाड़ी में मीनाक्षी ब्रिज के पास कोझिकोड वायनाड ट्विन टनल प्रोजेक्ट साइट पर हुए भूस्खलन के बाद तलाशी अभियान चल रहा है।
बारिश के बीच चुनौतीपूर्ण अभियान। लापता मजदूर दिलीप बेल्कॉन लिमिटेड के कर्मचारी थे, जो ट्विन टनल प्रोजेक्ट का काम कर रही कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। वायनाड में एनडीआरएफ, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और दूसरी सरकारी एजेंसियों की टीमें इस खोज और बचाव अभियान में शामिल हैं। इसका मकसद लापता 5 लोगों को ढूंढना और ट्रांसपोर्टेशन को फिर से शुरू करना है। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। अमेरिका के ईरान पर ताजा हमलों और तेल लाइसेंस रद्द करने के बाद आज भारतीय शेयर बाजार को गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स से 407 अंक टूटकर 77,772 और निफ्टी 134 अंक फिसलकर 24,264 पर पहुंचा। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट पर सोना 1,44,978 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,29,305 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए आलोचकों को दी चुनौती। मंत्री नितिन गडकरी ने E20 के खिलाफ चल रहे दावों को पेड कैंपेन बताया और कहा कि इथेनॉल मिश्रण से किसानों की आय बढ़ी है और कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता घटी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केरल सरकार के साथ वर्चुअल बैठक में राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, मुफ्त दवा व जांच सेवाओं, मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें कपास उत्पादकता मिशन की प्रगति और कार्य योजना से कराया अवगत। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार मिशन की व्यापक कार्य योजना की सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य खेती से आय बढ़ाना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश व भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि एरोड्रोम लाइसेंस मिल चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीडीसी चेयरमैन एपेक्स कमेटी की बैठक में राजधानी के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिशन कायाकल्प के तहत जर्जर सरकारी स्कूलों के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के तहत 4 लाख से अधिक गारंटियां हुई जारी, जिनकी कुल गारंटीकृत राशि 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। वित्त मंत्रालय के अनुसार योजना का सबसे अधिक लाभ एमएसएमई क्षेत्र को मिला, जिसे 98% गारंटियां और कुल राशि का 82% आवंटित किया गया। केंद्र सरकार 14 जुलाई से जारी करेगी देश का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। परीक्षण आधार पर सेवा क्षेत्र की मासिक गतिविधियों का सटीक आकलन होगा संभव। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएम सेतु योजना लागू करने और आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए 1,237.58 करोड़ रुपए की निवेश योजनाओं को दी मंजूरी। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टरों को उद्योगों की साझेदारी से आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा मिल सके। सेबी ने विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों के लिए पंजीकरण फीस ढांचे में किया बड़ा बदलाव। अब फीस डॉलर की जगह भारतीय रुपए में ली जाएगी। नए नियम के तहत $1,000 की फीस को 90,000 रुपए किया। सेबी का कहना है कि इससे फीस भुगतान और अकाउंटिंग से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। पाडा के अनुसार जून में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री 63% बढ़कर रिकॉर्ड 3,06,220 इकाई पर पहुंची।
मारुति सुजुकी को आयातित वस्तुओं पर शुल्क भुगतान मामले में महाराष्ट्र के सीमा शुल्क प्राधिकरण से 9 करोड़ रुपए से अधिक की मांग का नोटिस मिला है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर कथित ईरानी हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी जानकारी। ईरान ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों में दी गई राहत वापस लेने के अमेरिका के फैसले की निंदा की। तेहरान ने इसे इस्लामाबाद समझौते का उल्लंघन बताया है। अमेरिका ने 7 जुलाई को ईरानी तेल पर फिर से पाबंदियां लागू की और पहले दी गई अस्थायी छूट भी रद्द कर दी। ईरान ने कहा कि वो अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के 4 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो पीड़ितों, राहत कर्मियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। यूएन के मुताबिक फिलहाल ध्यान तत्काल मानवीय जरूरतों पर है। साथ ही राहत योजना के लिए फंड की जरूरत $115 मिलियन से बढ़ाकर $300 मिलियन हो गई है। वेनेजुएला के ला गुएरा में आए विनाशकारी भूकंप के करीब 2 हफ्ते बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़कर 3,535 होने की पुष्टि की। राहत कर्मियों का कहना है कि अभी भी कुछ लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन साथ ही शव भी निकाले जा रहे हैं। भूकंपों के बाद 18,000 लोग बेघर हो गए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में नेटो शिखर सम्मेलन के पहले दिन सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तक्सीम स्क्वायर से बेसिकटास तक मार्च करते हुए नेटो और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इसी बीच अंकारा में नेटो नेताओं ने अरबों डॉलर के हथियार सौदों की घोषणा की और यूरोप की सुरक्षा पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने एल मायो जम्बाडा की गिरफ्तारी में एफबीआई की भूमिका पर उठाए सवाल। राष्ट्रपति शिनबाम ने कहा कि अगर मेक्सिको की जानकारी के बिना एफबीआई की भागीदारी साबित होती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और मेक्सिको के संविधान का उल्लंघन होगा। युगांडा ने इबोला के प्रकोप से जूझ रहे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मेडिकल एक्सपर्ट्स तैनात करने और नए इलाज केंद्र बनाने का किया ऐलान। कांगो में बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के इबोला से अब तक 1,624 लोग संक्रमित और 521 लोगों की मौत हो चुकी है। क्यूबा में नेशनल ग्रिड फेल होने के बाद बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी, लेकिन लाखों लोग अभी बगैर बिजली के हैं। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा के राजदूत ने अमेरिका पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हवाना पर दबाव बनाने की उसकी कोशिशें युद्ध की कार्रवाई के बराबर है। क्यूबा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ईंधन आपूर्ति पर रोक ने ऊर्जा संकट को और भी गहरा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें फ्लैग ऑफ किया। इस बार डुरंड कप के 135वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस संस्करण में कुल 24 टीम हिस्सा लेंगी। 29 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 43 मैच खेले जाएंगे। डुरंड कप का आयोजन 5 शहरों के 6 स्टेडियम में होगा। पहला मुकाबला 25 जुलाई को ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना के लिए मेसी और फर्नांडेज ने 13 मिनट में 3 गोल कर टीम को जीत दिलाई। लियोनेल मेसी ने इस टूर्नामेंट में 8वां गोल किया। वो सबसे ज्यादा गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मैच में भारत को 125 रन से हरा दिया। ये टी20 में भारत की सबसे बड़ी हार है। भारतीय टीम 76 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इस फॉर्मेट में भारत का ये दूसरा लोवेस्ट स्कोर है। वैभव सूर्यवंशी लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप रहे। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने 13 रन पर आउट किया। विश्व कप में फ्रांस के हाथों पराग्वे की हार के बाद पराग्वे के एक सीनेटर द्वारा किलियन एम्बाप्पे के साथ नस्ली दुर्व्यवहार किए जाने के मामले में फ्रांस के अभियोजकों ने जांच शुरू कर दी है। फ्रांस के अभियोजकों के कार्यालय ने बताया कि ऑनलाइन नस्ली टिप्पणी से निपटने वाली राष्ट्रीय इकाई को फ्रेंच फुटबॉल महासंघ से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई। कोको गॉफ ने जेसिका पेगुला को हराकर पहली बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। कोको गॉफ ने मंगलवार को एक सेट हारने के बाद वापसी करते हुए जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।